So guys, I'm just sharing my screen with you. We'll start with the topic left yesterday. So guys, are you able to see my screen? Yes, sir. Okay, great. So guys, we were talking about yesterday about the secondary and the primary market. Okay, so what is the importance of secondary market? First of all, the importance of secondary market is lower cost of raising capital if secondary market is liquid. What do we mean by liquidity, guys? Can anyone tell me if we say, okay, the secondary market is liquid or this stock is very liquid? What do we mean by liquidity? What idea you get about liquidity? Anyone who wants to give it a try? Easily conversion of asset into monetary value. Okay. Any other way of saying it? It's a right answer, but we can frame it in a more simpler way. So it's like having a large number of buyers and sellers in the market. So if you have large number of buyers and sellers in the market, you can easily sell your holdings, you can easily buy that stock. Okay. So liquidity means कि यहाँ पे बहुत सारे buyer और seller market में हैं, huge numbers of volume trade होती है. किसी stock के लिए बोलते हैं तो liquidity कैसे check करते हैं कि कितना volume trade हो रहा है stock का. जितने ज़्यादा volume होंगे इसका मतलब उतनी ज़्यादा liquidity होगी. तो किसी एक particular दिन की liquidity नहीं देखते, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी दिन कोई ब्लॉक डील हो गई हो या बल्क डील हो गई हो, जिसके बारे में हम कल डिस्कस कर रहे थे. अदरवाइज अगर हम 10 दिन की, 1 महीने की, 2 महीने की एक एवरेज वॉल्यूम लेंगे तो उससे हमको आइडिया लग सकता है कि कौन सा स्टॉक ज़्यादा लिक्विड है, कौन सा स्टॉक कम लिक्विड है. ठीक है. इसी तरीके से अगर हम किसी प्राइवेट मार्केट को लेते हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितने हुए हैं. तो सपोज करो मैं रियल एस्टेट की बात करूं, अगर हम कोई कॉलोनी में जाते हैं या कोई एरिया को देखते हैं तो उसका लिक्विडिटी देखने का सबसे इजी तरीका क्या है कि ये देखना कि कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कितने बायर्स और सेलर अवेलेबल हैं. जितने ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे होंगे किसी एरिया में, इसका मतलब उतना ज्यादा मार्केट लिक्विड है. ठीक है हर्ष? Yes, sir. सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी कैन रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट. ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैसे रिड्यूस हो जाएगी? अगर मार्केट ज्यादा लिक्विड है तो हाउ यू कैन रिड्यूस योर ट्रांजैक्शन कॉस्ट? If there are n number of buyers and sellers, then a person do not have to go anywhere else. करेक्ट. तो अभी हमको ना कोई ज्यादा ब्रोकर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती. अगर ज्यादा बायर्स और सेलर्स हैं तो उतनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाती है. ट्रांजैक्शन कॉस्ट कब बढ़ती है? जब किसी चीज को खरीदने या बेचने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, तो उतनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है. बायर्स प्रेफर मोर लिक्विडिटी टू मीट रिक्वायरमेंट्स. इन्वेस्टर विल पे प्रीमियम फॉर दोज सिक्योरिटीज विद हायर लिक्विडिटी. तो जो चीज ज्यादा लिक्विड होती है, आसानी से बिकती है, तो जनरली उसका रेट एक इलिक्विड एसेट से ज्यादा होता है. क्यों? क्योंकि उसको बेचने में कोई इशू नहीं आता. तो इसलिए इन्वेस्टर्स आर रेडी टू पे अ प्रीमियम टू बाय दैट एसेट. ओके. Now, what is the market structure for trading securities? So generally there are two kinds of market, call market and continuous market. तो call market क्या होता है कि buyers and sellers are present at the same time when called. मतलब ये कंटिन्यूस मार्केट नहीं है. कुछ टाइम के लिए ये मार्केट खुलेगा, उस समय सबको आना है, बायर्स और सेलर्स को, और उस टाइम पे आपको अपने ट्रांजैक्शंस करने हैं, बाय या सेल करना है. कोई भी कमोडिटी हो, स्टॉक हो, कोई भी किसी भी तरीके की एसेट है, एक टाइम पीरियड सेट कर दिया जाएगा और उस टाइम पे आपको चीज करनी है. इन अ कंटिन्यूस मार्केट इफ द बायर्स एंड सेलर्स आर नॉट देयर, दे कैन नॉट ट्रेड. ठीक है. कंटिन्यूस मार्केट का मतलब हमेशा चलने वाला मार्केट. कंटिन्यूस मार्केट का मतलब जो मार्केट हमेशा चलता है. एडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूस मार्केट ओवर कॉल मार्केट.
possibility of trading all the time versus call market you can trade only when you are called. तो अपना वाला जो इंडियन मार्केट है वो कॉल्ड मार्केट है, कंटिन्यूस मार्केट है? हमारा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए तो मार्केट खुल रहा है गाइस, कंटिन्यूसली खुला रहता है? हमारा एक तरीके का कॉल मार्केट है, कितने बजे तक खुला रहता है? 9:30 से 3:30 उस टाइम पे बायर्स और सेलर्स आ सकते हैं और अपने बिडिंग या आस्क लगा सकते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूस मार्केट होता है, जैसे आपका डॉलर फॉरेक्स एक्सचेंज हो गया वो 24 घंटे खुलता है। कंटिन्यूस मार्केट हो गया जो किसी पर्टिकुलर दिन या वीक में एक बार इस तरीके से खुल रहा है, तो वो आपका कॉल मार्केट हो गया। देन आपके एग्जीक्यूशन टाइप्स हो सकते हैं, कोड ड्रिवन हो सकता है, ऑर्डर ड्रिवन होता है। कोड ड्रिवन मार्केट क्या होता है? जब आपको डीलर कोई कोड देता है कि भाई, डीलर और ब्रोकर में क्या डिफरेंस होता है? कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीलर एंड ब्रोकर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डीलर एंड अ ब्रोकर गाइस? Sir, dealer is just a key person who arranges the settlement, or we can say, and और broker वो है जो ट्रांजेक्शन हैपन कराता है। ब्रोकर वो होता है जो ट्रांजैक्शन करवाता है, करेक्ट। और डीलर सिर्फ जो दूसरी पार्टी ढूंढता है हमारे लिए वो ब्रोकर होता है। डीलर क्या होता है कि हमसे हमारा सामान खरीद सकता है या हमसे हमको सामान बेच सकता है, उसके खुद के पास इन्वेंट्री होती है डीलर के पास। ठीक है, तो सपोज करो आपको रिलायंस के 50,000 शेयर खरीदने मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है डीलर आपको 50,000 शेयर दे दे, उसके पास हो, और फिर आपको बेच के एक प्राइस पे बेच के वो पैसा बना ले। डीलर के पास हमेशा एसेट की इन्वेंट्री होती है खरीदने या बेचने के लिए। ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर किसी दूसरी पार्टी को ढूंढता है और बीच में बस कमीशन लेता है। डिड यू गेट इट हर्ष? यस सर। सर, जो हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो शेयर्स हमारे ब्रोकर के पास से हमें मिलते हैं या कैसे मिलते हैं वो हमको ब्रोकर एक तरीके से उधारी पे दे देता है हमको मार्जिन। ठीक है, वो ब्रोकर ही हमको अवेलेबल कराता है शॉर्ट करने के लिए। तो मतलब हमारे ब्रोकर्स के पास हर कंपनी के शेयर्स होते हैं क्या? हमारे ब्रोकर के पास जो शॉर्ट सेल होता है सारे स्टॉक्स में अलाउड नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो वो ज्यादातर लिक्विड स्टॉक्स होते हैं, उसमें ही आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो वो लिक्विड स्टॉक क्या होता है? ब्रोकर मार्केट से भी खरीद के आपको दे सकता है। ओके सर। हम्म, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। तो कोट ड्रिवन में क्या होता है कि डीलर आपको कोई कोट प्राइस करेगा और उस हिसाब से आपको खरीदना है। तो कोट ड्रिवन मार्केट कैसे होता है? जैसे रियल एस्टेट में कभी कभी होता नहीं है कि डीलर्स के पास ही कुछ इन्वेंट्री होती है, वो आपको कुछ प्लॉट्स या अपार्टमेंट के प्राइस बताते हैं, तो वो आपका कोट ड्रिवन मार्केट हो जाता है। ठीक है, डीलर्स कोट द प्राइस, मोस्ट एक्सचेंजेस एक्सेप्ट स्टॉक। सो मोस्ट एक्सचेंजेस मतलब आपका जैसे रियल एस्टेट वगैरह हो गया, या आपकी कोई कमोडिटी वगैरह हो गई, जहाँ पे कोई रेयर कमोडिटी है तो डीलर्स वहां पे डील करते हैं, उनके पास इन्वेंट्री होती है, वो खरीदते बेचते हैं। ऑर्डर ड्रिवन मार्केट जो हमारा स्टॉक मार्केट होता है, जहां पे आप ऑर्डर प्लेस करते हैं और आपको आपकी हायरार्की के हिसाब से, जैसे हमने डिस्कस किया है कि बिड और आस्क की हायरार्की होती है, उस हायरार्की के हिसाब से हमको स्टॉक मिल जाता है। तो दैट इज आवर ऑर्डर ड्रिवन मार्केट। जो बाय ऑर्डर है, वो जिसका बाय ऑर्डर सबसे हाई होगा उसको सबसे पहले तवज्जो दी जाएगी, और सेल ऑर्डर जिसका लो होगा उसको तवज्जो दी जाएगी। तो दिस इज योर ऑर्डर। ओके, तो सब स्टॉक्स अलग अलग प्राइस पे किसी किसी को मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू द बिड आस्क जो भी मार्केट में उस समय चल रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर मैचिंग रूल्स हम फॉलो करते हैं जो बताया था, बाय और आस्क, बिड और आस्क। जो हाईएस्ट बाइंग ऑर्डर होता है वो सबसे ऊपर होता है, जो लोएस्ट सेलिंग ऑर्डर होता है वो सबसे नीचे होता है। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। ग्रेट।
trading price rules, uniform price, all trades execute at the same price, market closes the trade which generates the highest quantity to be traded. तो यूनिफॉर्म प्राइसेस जनरली गाइस हमारे जैसे बॉन्ड ऑक्शन होता है या कोई सिक्योरिटी इशू होती है, आईपीओ इशू होता है, तो एक प्राइस पे सारे ऑर्डर्स अगर मिल जाते हैं, एक प्राइस ही डिसाइड होता है उस कमोडिटी का, तो वो आपकी यूनिफॉर्म प्राइसिंग होती है। ठीक है, तो सपोज करो जैसे वेजिटेबल मार्केट होता है, अगर सुबह मंडी लगी तो एक प्राइस पे मार्केट खुलता है कि भाई लाइक टोमेटो इज 80 रुपीज पर केजी। ओके, तो ऐसा नहीं होगा कि बगल में 60 रुपए का है, यहाँ पे 70 का है। वो बाद में रिटेलर्स को बेचने के लिए रेट अलग हो सकता है, लेकिन जब रेट ओपन हुआ और शुरुआत में जिसने टोमेटो लिए उसको 80 रुपीज में ही मिले, उसके बाद वो 90 भी जा सकता है, 60 भी जा सकता है। तो यूनिफॉर्म प्राइस मतलब कोई भी होमोजीनियस प्रोडक्ट है, कोई भी होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो वो एक ही प्राइस में बिक रहा है। डिस्क्रिमिनेटरी प्राइस, जो हमारे शेयर प्राइस होते हैं गाइस, जो स्टॉक मार्केट में हम बाय और सेल करते हैं, वो डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं या यूनिफॉर्म होते हैं? कोई बता सकता है? डिस्क्रिमिनेटरी। डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं। अभी आपने 80 रुपीज में खरीदा, थोड़ी देर बाद कोई 85 में खरीद सकता है, कोई 75 में खरीद सकता है। सो डेट इज योर डिस्क्रिमिनेटरी प्राइस। डेरिवेटिव प्राइसिंग, price of the trade is determined from the other market and does not depend on the orders. So guys, like आपका commodity market है, तो commodity market में ऑयल है, तो वो हो सकता है सप्लाई पे डिपेंड कर रहा हो कि सप्लाई बंद हो गई है ऑयल की। यहाँ पे ऑर्डर से मतलब नहीं है एक्सचेंज पे क्या ऑर्डर लग रहे हैं क्या नहीं लग रहे हैं, वो हो सकता है इस चीज पर डिपेंड करता हो कि ऑयल का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ऑयल की सप्लाई कितनी है और ऑयल की डिमांड कितनी है। सो इट डज नॉट डिपेंड on the bid and ask of the exchange for that commodity, it depends on the production and supply. तो commodity market एक डेरिवेटिव मार्केट हो गया जिसकी वैल्यू आप डिराइव कर रहे हो उस commodity के सप्लाई और डिमांड से, प्रोडक्शन और डिमांड से। इज दिस क्लियर गाइस? यस सर। ओके, तो वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? Investors can easily move money from present to the future while obtaining a fair rate of return for the risk they bear. तो अगर वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल सिस्टम है तो वो लिक्विड होगा और इन्वेस्टर को फेयर रिटर्न मिलेगा जितना वो रिस्क ले रहा है उसके हिसाब से। Borrowers can easily obtain funds that they need to undertake current projects if they can credibly promise to repay the funds in the future. Hedgers can easily trade away and or offset the risk that concern them, and traders can easily trade currencies for other currencies or commodities they need. तो फाइनेंशियल सिस्टम में ये गाइस, जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा एसेट्स में लगा सकता है, जो बोरोअर है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा बोरो कर सकता है, जो हेज फंड्स हैं या आर्बिट्राज फंड्स हैं वो इजीली अगर कोई उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो वेल डेवलप्ड मार्केट होते हैं वो क्या होता है, यूएस का मार्केट ज्यादा अच्छा वेल फंक्शनिंग है कि नाइजीरिया का मार्केट ज्यादा वेल फंक्शनिंग होगा? कोई बता सकता है? यूएस का सर। यूएस का मार्केट क्यों? क्योंकि वहां पे अच्छी रेगुलेशंस हैं, अच्छे फाइनेंशियल चेक हैं और वहां की लिक्विडिटी भी ज्यादा है। द एग्जिस्टेंस ऑफ वेल डेवलप्ड मार्केट्स दैट ट्रेड इंस्ट्रूमेंट्स हेल्प पीपल सॉल्व देयर फाइनेंशियल प्रॉब्लम। लिक्विड मार्केट इन विच द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग, कमीशन, बिड आस्क स्प्रेड एंड ऑर्डर प्राइस इंपैक्ट्स आर लो। ठीक है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जितना मार्केट लिक्विड होगा उतनी कम होगी कि ज्यादा होगी? ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर मार्केट लिक्विड है तो कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी। कम होगी। टाइमली फाइनेंशियल क्लोजर्स, डिस्क्लोजर्स, तो इसका मतलब क्या है कि वहां का जो एक्सचेंज है वो बोलता है कि भाई क्वार्टरली रिपोर्ट देनी है, हाफ ईयरली रिपोर्ट देनी है। जितनी ज्यादा टाइमली रिपोर्ट्स होंगी, जितना रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होगा, उतना ही मार्केट आपका वेल डेवलप्ड होगा। प्राइस दैट रिफ्लेक्ट फंडामेंटल वैल्यूज, सो दैट प्राइस वेरी primarily in response to the changes in fundamental values and not to the demands for liquidity made by uninformed traders. तो guys, अगर फंडामेंटली कोई चेंज होगा तभी स्टॉक का प्राइस चेंज होगा, अदरवाइज लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट नहीं होगा।
बट एज ऑफ करंट सिनेरियो ऐसा नहीं है. देयर इज लॉट ऑफ लिक्विडिटी अवेलेबल इन द ग्लोबल मार्केट, इन द फॉरेन एंड वेल डेवलप्ड मार्केट्स. उसकी वजह से प्राइस हाई होते जा रहे हैं कुछ स्टॉक्स के. ओके, सो वो इस तरीके से अगर कुछ होता है तो वो मार्केट की एफिशिएंसी को हैम्पर करता है. So guys, this ends your chapter. अब मार्केट रेगुलेशन लास्ट टॉपिक है. मार्केट ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्केट रेगुलेशंस क्या है? मार्केट रेगुलेशंस हम क्यों बनाते हैं? फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल एजेंसी प्रॉब्लम की भाई कौन सी एजेंसी है जो लुक आफ्टर करेगी, प्रमोट फेयरनेस, सेट म्यूचुअली बेनिफिशियल स्टैंडर्ड. अगर जितना ज़्यादा रेगुलेशन होगा उतना ही ज़्यादा मार्केट में विश्वास होगा, उतना ही फ्रॉड कम होगा और उतने ही ज़्यादा बायर्स और सेलर उस मार्केट में आएंगे. लोगों का एक फेथ डेवलप होगा उस मार्केट के प्रति अगर वहाँ पे रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होंगे. ठीक है, तो इट्स मोर ऑफ अ लाइक अ लॉ एंड ऑर्डर. भाई जिस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज़्यादा कंट्रोल में होगा उस स्टेट के लोगों को ज़्यादा विश्वास होगा, इन्वेस्टर भी उसी स्टेट में इन्वेस्ट करेंगे. उसी तरीके से जो मार्केट ज़्यादा रेगुलेटेड होगा तो वही उसकी फेयरनेस को रिफ्लेक्ट करेगा कि वो मार्केट उतना ही फेयर होगा क्योंकि वहाँ पे रेगुलेशंस हैं और वहाँ पे इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड होने के चांसेस कम है. ओके, इज दिस पॉइंट क्लियर गाइस? Yes, sir. Okay, so this ends our chapter.